जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एंशिएंट इंडिया का एक और टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक साहित्य। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, वैदिक साहित्य। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देखोगे कि सोसाइटी है, उस टाइम की जो राज व्यवस्था है, पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, इसके अलावा उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, और रिलीजियस जो चीज़ें थी धर्म के संबंधित, वो क्या क्या कैसी कैसी थी। तो ये सारे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बीए और एमए दोनों ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और इसके साथ ही कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ही। पहली बात तो देखिए, भारतीय जो सभ्यता है ना, इंडियन सिविलाइजेशन है, उसकी सॉल है वैदिक साहित्य। इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखें कि जो वेद है वो हमारे ज्ञान का भंडार है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बहुत लंबा समय लगा ये इनको कलेक्शन में। और ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक जो साहित्य है हमारा, वो हमारे धर्म के बारे में ही नहीं बल्कि समाज के हर पहलू के बारे में हमें ढेर सारी चीज़ें सिखाता है। इंट्रोडक्शन लिखिए पहले आप हल्का सा, उसके बाद आप जो हमारा वैदिक साहित्य है उसको एक तरीके से दीजिए। देखिए, अब वैदिक साहित्य में आप देखोगे कि हमारे वेद कितने हैं, तो इसको अलग से लिखिए कि 4 वेद थे हमारे, मतलब बिल्कुल अलग से लिखिए इसको आप। चारों वेद कौन कौन से थे? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। सामाजिक ढांचा कैसा था? तो वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, परिवार और स्त्री की भूमिका कैसे थी। अब इनको आप लोग बिल्कुल ऐसे लिखो, बोले 4 वेद, फिर राज व्यवस्था, फिर धर्म दर्शन, सामाजिक, और उसके बाद कोष्टक में जो ये चीज़ें दी है इनको लिख दो। तो एक प्रकार से बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आप इसमें ऊपर ही ऊपर लिखो वैदिक, सॉरी, वैदिक लिटरेचर एट ए ग्लांस, या वैदिक साहित्य एट ए ग्लांस करके इसको बनाओ आप। तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, अब देखिए वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी वो कैसी थी, ये देखिए आप लोग पहले कि वैदिक काल में जो थी वो सामाजिक संरचना की स्थिति कैसी थी। शायद ये पेन आपको ज़्यादा विजिबल ना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा इसको रेड में ही या येलो में करके देखते हैं कि किस तरीके का आता है। तो येलो तो और भी लाइट आ रहा है, रेड के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य की या वैदिक समाज की हम लोग बात करें तो वैदिक समाज में क्या था। देखिए, जैसे मुख्यतः जनजातीय आधार पर संगठित था। ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें थी वो आप देखिए। देखिए, वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था के मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जितने भी वर्ण बनाए गए थे, 4 वर्ण थे, और चारों कर्म और गुणों पर आधारित थे। जैसे ब्राह्मण क्या थे? अध्ययन अध्यापन से संबंधित। क्षत्रिय रक्षा और शासन से संबंधित। वैश्य जो है व्यापार और कृषि से संबंधित। शूद्र सेवा करने से संबंधित। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में अच्छी थी, सम्मानजनक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि स्थिति खराब थी। आप यहाँ पर देख पाओगे कि ऋग्वेद में जो है लोपामुद्रा है, घोषा है, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख आपको मिल जाएगा। ये यज्ञ में भी पार्टिसिपेट करती थी। तो वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ठीक ठीक थी। जो परिवार था वो सबसे छोटी इकाई थी। फिर इसके बाद ग्रामीण स्तर था, जहाँ उसका नेतृत्व ग्रामीणी करता था। आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में आप देखोगे कि जो चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब देखिए, अब आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आश्रम कितने प्रकार के थे, वर्ण कितने प्रकार के थे, वेद कितने प्रकार के थे। अब यदि आपको ये भी पता नहीं है तो फिर आप ये उम्मीद ना करो कि आपको बीए में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं ना। तो ये तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी बीइंग ए स्टूडेंट। फिर राज व्यवस्था और शासन प्रणाली वैदिक काल में क्या रही, तो वो थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ पर। अब ये मैंने पहले से कहा था कि राजा को जो है गोपाजनश कहा जाता था, अर्थात प्रजा का रक्षक कहा जाता था। तो राजा जो है सबसे बड़ा हुआ करता था। एक सभा हुआ करती थी जो एक प्रकार से राजा के लिए सलाहकार परिषद का कार्य करती थी। एक समिति हुआ करती थी, इसमें सारे लोग भाग लेते थे, सभी वर्गों के। एक विदस हुआ करता था। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, राजा की जो प्राइम विशेषता थी वो कौटिल्य ने किस तरीके की बताई, आप यहाँ पर देखो। इंद्र जैसा राजा हो, वरुण जैसा न्यायी हो, और बृहस्पति जैसा विद्वान हो। वैदिक साहित्य में आदर्श राजा की यही कल्पना जो की गई थी। हालांकि ये बहुत ऑप्टिमम है, ऐसा मिलना उतना आसान है नहीं।
इसके अलावा आप देखोगे कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैदिक काल में आप देखोगे कि मुख्यतः जो था वो पशुपालन और कृषि और सीमित व्यापार, ये तीन चीज़ें थी। पशुपालन और कृषि और इसके अलावा सीमित रूप में व्यापार, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना, देखिए पशुपालन में गाय का पालन बहुत महत्वपूर्ण था। इवन आप यहाँ भी देखोगे कि ऋग्वेद में तो जो युद्ध भी हुए ना वो गायों की प्राप्ति के लिए हैं। इससे पशुओं की जो इकोनॉमिक महत्वता है वो काफ़ी हद तक शो होती है। कृषि की बात करो आप लोग तो यहाँ हल को लांगल या सीर बोलते हैं। गेहूँ, चावल, तिल ये फसलें हुआ करती थी। अब इनको आप लोग याद कर सकते हो। गाय किसका प्रतीक था? प्राथमिक संपत्ति थी। घोड़े जो है शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। गेहूँ और जो प्रमुख फसलें थी और कुएं और नहरों का प्रयोग किया गया। व्यापार में क्या था? वस्तु विनिमय था और जो निष्क यानी स्वर्ण और आभूषण की मुद्राएं चलती थी। समुद्री व्यापार का उल्लेख बेसिकली इसमें मिलता है। प्रमुख वर्ण आपको मैंने ऊपर बता दिए। राजा के अंग, मुद्रा की मुख्य मुद्राएं और व्यापार की वस्तुएं। इसके अलावा वैदिक धर्म और दर्शन, इसमें क्या चीज़ें थी? देखिए धर्म और अध्यात्म में आप देखोगे कि धर्म बहुत महत्वपूर्ण था और यहाँ पूजा पद्धति होती थी। और जो वैदिक देवता थे वो प्रकृति के प्रतीक थे। बेसिकली आप देखोगे इंद्र को जो है वर्षा का प्रतीक माना जाता है, युद्ध का प्रतीक है। अग्नि देवता थे। वरुण जो है जल और नैतिक व्यवस्था के थे। सूर्य प्रकाश और जीवन के थे। वायु जो है प्राण। तो इस प्रकार से जितने भी जो हमने जो देवता थे हमारे, वो भी आप देखोगे तो वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इसीलिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है। ऋत क्या है? ऋत, अच्छा ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखना। वैदिक दर्शन में ऋत एक सार्वभौमिक सत्य है जो सृष्टि, समाज और नैतिकता तीनों को नियंत्रित करता है। सृष्टि, समाज और नैतिकता। इसके बाद ऋत के बाद धर्म की अवधारणा विकसित हुई है, यानी धर्म बाद में आया है। पहले क्या था? ऋत था और ऋत का मतलब है सृष्टि, समाज और नैतिकता। तो ये आप लोग याद कर सकते हो और बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। चारों वेदों में सामाजिक जीवन के प्रमाण मिलते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। देखो ऋग्वेद को आप सबसे पहले देखिए कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। 1028 इसमें सूक्त हैं। इसके बाद आप देखोगे सामवेद। सामवेद बेसिकली संगीतात्मक इसका रूपांतरण है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य में है। इसमें विभिन्न यज्ञों की पद्धतियां हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे इनका वर्णन इसमें मिलता है। अथर्ववेद बेसिकली जो है सामान्य जनजीवन का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है। इसमें क्या है? रोग निवारण, जादू टोना, प्रेम, कृषि, इन चीज़ों का उल्लेख बेसिकली मिलता है। दूसरा आप देखोगे कि अथर्ववेद की जो भूमि है, अथर्ववेद का भूमि सूक्त। अब ये मैं सबसे इसलिए कहूँगा बेटा कि एक तो आप लोग जितने भी वीडियोस देखो उसमें नोटबुक साथ में लेके बैठो जिससे कि आपको सहूलियत हो, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ। ये उतना नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यदि आप 150 मिनट भी यदि एक पेपर को नहीं दे सकते हो, उसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं मैक्सिमम 10 से 15 वीडियो एक पेपर के बनाऊंगा और वो आप यदि नहीं देख सकते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? सतपथ है, ऐत्रेय है, तैत्रीय ब्राह्मण है। ये जो थे इसमें आप देखोगे कि सामाजिक नियम, जाति व्यवस्था की कठोरता, ब्रह्म वर्ग की श्रेष्ठता को वैधता दी गई है। दूसरी तरफ आप देखोगे उपनिषद। तो उपनिषद यहाँ पर जो प्रमुख उपनिषद है वो कौन कौन से हैं ये नाम आप लोग देख लो। जैसे वृहद्राकरण है, छांदोग्य है, केन, कठ, ईश, मांडुक्य, है ना। कुछ एक स्टेटमेंट आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ऋग्वेद का काल कब से कब तक रहा, फिर उत्तर वैदिक काल हुआ, इसके बाद ब्राह्मण काल आया और उसके बाद उपनिषद काल आया। तो निष्कर्ष में वर्तमान में क्या वैदिक साहित्य की प्रासंगिकता है? मेरे सामने तो खैर है, क्योंकि ये कोई अतीत का दस्तावेज ही नहीं है, ये वर्तमान भारत की जो जीवन पद्धति है उसका भी एक प्रकार से है। आप देखोगे कि भारतीय समाज में अभी भी कला, दर्शन, न्याय ये जो है अपन ने वेदों से लिया है और ऐसा नहीं है कि इनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। ये हमारी एक प्रकार से संवैधानिक विरासत भी है और हमारी सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि हमारी संगीत परंपरा है, हमारे शास्त्रीय संगीत इससे जुड़ा हुआ है, नृत्य उससे जुड़ा हुआ है, हमारे त्योहार इससे जुड़े हुए हैं
दर्शनों की बात करें तो हमारे उपनिषदों में अहिंसा, सत्य, अद्वैत, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा छिपी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सामाजिक न्याय का वर्णन मिलता है, शिक्षा की परंपरा मिलती है, पर्यावरण चेतना है, वैश्विक संवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वैदिक साहित्य हमारे लिए उतना ही यूजफुल है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी बेटा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।